नमस्कार, सभी का स्वागत है राष्ट्रीय पत्रकार कल्याण न्यास के मंच पर। आज हमारी विशेष मेहमान है एडवोकेट मोनिका अरोरा, जो पहले भी सेलिब्रिटी थी और इस समय भारत की बेस्ट सेलिंग ऑथर विद हर कलीग्स भी बन गई हैं। 3 लेखिकाओं ने मिलकर जो तहलका मचाया है और शायद इतिहास भारतीय पब्लिशिंग इतिहास में एडवांस बुकिंग में नंबर 1 होंगी, ऐसा मेरा अंदाजा है। तो इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। इसके लिए ब्लूम्सबरी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी ब्लूम्सबरी का ऑथर हूँ और जो पुस्तक है मेरी, उसके लिए तो यहाँ वाले तो खैर ठीक काम कर ही रहे थे, पर उन्होंने जो भी किया इसके कारण भारतीय पब्लिशिंग इंडस्ट्री में बहुत खलबली मच गई है। तो उसके बारे में आप जो भी कर रही होंगी उसके बारे में आज हम उसमें नहीं जाएंगे कि आप इसके बारे में ब्लूम्सबरी से क्या आगे बात करेंगी, लेकिन एक वकील के नाते कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, ऐसा मुझे शंका है। तो अब मैं किताब के बारे में बात करना चाहूंगा। आपकी जो किताब है दिल्ली राइट्स 2020, ये आपकी फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ बनी हुई किताब है। यानी किताब घर में बैठ के लिखी हुई नहीं है, डेस्क पे बैठ के लिखी हुई नहीं है, गूगल सर्च करके लिखी हुई नहीं है, और आपकी पूरी टीम वहां गई थी। और ये भी हमें पता है कि ये पहली बार नहीं हुआ कि आप ऐसी फैक्ट फाइंडिंग आपने की है। आपने जो फैक्ट फाइंडिंग हैंडओवर की थी होम मिनिस्ट्री को, वो मुझे याद है। तो उसको पुस्तक में बदलने का निर्णय आप लोगों ने कब लिया? धन्यवाद भाई साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सम्मान दिया है, मुझे यहाँ पर बुलाया है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। वह क्या, जैसे मैंने पहले भी कहा भाई साहब कि दिल्ली में मैं 9वीं क्लास में थी जब दिल्ली में पिछली बार दंगा भड़का था। वो 1984 में थे जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी। और हमें ध्यान है हमारे आस पड़ोस के भी जो सरदार भाई थे हमारे घरों में आकर छुप गए थे, क्योंकि कांग्रेस के लोग जितने थे वहां पर वो जुलूस के फॉर्म में जाते थे और ये सरदार जो भाई तो छुप जाते थे कि कहीं हम पर अटैक ना हो जाए। तो वो दंगा हमने तब देखा था जब हम स्कूल में थे। अब उसके इतने साल के बाद फरवरी में 23-24 फरवरी को जब बहुत जबरदस्त ढंग से दंगा यहाँ भड़का तो एक कंफ्यूजन का माहौल था। समझ नहीं आया था कि हो क्या रहा है दिल्ली में जो लोग पिछले 20 साल से प्यार से रह रहे हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी धर्म के लोग हो, यकायक क्या हो गया। तो हम लोग क्या है फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, पिछले 5 साल से कर रहे हैं। हमारा एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस, जो महिलाओं का ग्रुप है, जैसे प्रोफेसर्स हैं, लॉयर्स हैं, हमारे में जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, रिटायर्ड पुलिस के स्पेशल कमिश्नर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं। तो हमने तय किया कि हम लोगों को जाना चाहिए। हम दंगाग्रस्त इलाके में गए, कई दिन तक गए, लगातार गए, वहां हम लोगों से मिले। हम जब वहां इलाके में जाते थे, आप मानेंगे ऐसा लगता था कोई सीरिया की सड़क पर आता है ना। इतने पत्थर, इतनी ईंटें और आसपास इतनी राख, क्योंकि मकान जले हुए थे, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, स्कूटर जले हुए थे, घर जले हुए थे। वहां जाते तो पूरे कपड़ों पे, जूतों पर राख ही राख हो जाती थी। तो वहां गए, वहां लोगों से मिले और हमें वो आंखें अब तक कभी भूल नहीं सकती। लोग अपने, एक आदमी था वो अपने सोफा और पलंग के जो कपड़े बनाते हैं हैंडलूम के शोरूम में था, वहां पर वो देखा था कि एक भी कपड़ा नहीं बचा। वो कहते मैंने 1 साल पहले एक बड़ा शोरूम बनाया था। इतना लॉस प्रॉपर्टी का और लोगों का, लाइफ्स का। तो लगा कि इसका सच सामने आना चाहिए। ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को जलाया है। तो ध्यान में आया कि ये अचानक नहीं हुआ, ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। और जिसको हमने कहा, हमने रिपोर्ट दी एक सरकार को, हमने कहा ये जिहादी अर्बन नक्सल गैंग की प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। इसको हमने रिपोर्ट के फॉर्म में मार्च में ये सरकार को दिया। स्टेट होम मिनिस्टर जो जी किशन रेड्डी जी हैं यूनियन के, उनको हमने ये रिपोर्ट दी। अब ये रिपोर्ट तो 3-4 महीने पब्लिक डोमेन में रही, खूब चर्चा भी हुई, किसी ने ट्रैश नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि तुमने झूठ बोला है, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उसका ऑडियो, वीडियो सब हमारे पास एविडेंस है। हमने कोई गूगल से रिपोर्ट नहीं बना कर दी है। अब उसको जब किताब की फॉर्म में हम लेकर आए तो ये किताब है जो चर्चा का विषय बन गई। जी,
तो ये जो किताब ने, मैंने यही कहा कि आपको ये जो रिपोर्ट्स उसको किताब में कन्वर्ट करने की इच्छा क्यों हुई? पहली तो आपकी कोई भी फैक्ट फाइंडिंग आपने किताब में कन्वर्ट नहीं की, आपने बिल्कुल तो ठीक इसके कहा। पीछे क्या प्रेरणा थी? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमने लगभग 4, 5, 6, 7, 8, शायद 8 से ज्यादा फैक्ट फाइंडिंग्स हम पिछले 5 साल से कर चुके हैं। सभी रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में है, और सभी क्योंकि हमने जमीन पर जाकर की है, तो किसी ने कभी नहीं कहा कि इसमें कुछ भी झूठ है। बिल्कुल। तो सभी ने देखा, सभी ने पढ़ा। और इसमें इस बार क्या हुआ कि हमारे सब लोगों ने कहा कि हम रिपोर्ट्स तो बहुत छाप देते हैं, क्यों ना इसको किताब की फॉर्म में ले आए। जो हमारे नियर्स एंड डियर्स हैं, आसपास के लोग हैं, वो कहते हैं मोनिका जी इसको किताब में कन्वर्ट कीजिए, आप सारा मटेरियल आपके पास है, आप इसको किताब में कन्वर्ट कीजिए। हमने उसके लिए कई पब्लिशर्स के पास गए। हमारे पास तो भाई साहब कोई पब्लिशर भी नहीं था। हम तो जिसको कहते हैं, हम लोग आम लोग हैं, in the sense we don't belong to elitist section of society. हम किसी के किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहन, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम जो आम भारतीय हैं, हम लोग आम लोग हैं। हम तो एक पब्लिशर के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, आप समझ सकते हैं हमने कितने पब्लिशर्स को अपनी ये किताब की ड्राफ्ट भेजा होगा। और हमें ब्लूसबेरी की ओर से आया कि हाँ हम ये छाप सकते हैं, एक बार हम देखना चाहेंगे। फिर उन्होंने हमारा ड्राफ्ट लिया, हमने वो लिया, कई बार हमने चेंजेस को वर्क अपॉन किया, और अल्टीमेटली एक ड्राफ्ट अप्रूव किया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हमारे साथ, लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उन्होंने कि वो पब्लिश करेंगे। और फाइनल इसका जो अप्रूव ड्राफ्ट है, लीगल स्क्रूटनी के बाद ब्लूसबेरी ने हमें दिया, और हमने उस ड्राफ्ट को ओके कर दिया। उन्होंने 100 किताबें हमें दे दी कि आप सभी को दीजिए रिव्यूज के लिए। और उसके बाद हम तो एक ग्रैंड लॉन्च प्लान कर रहे थे। लॉन्च का पोस्टर ब्लूसबेरी के पास 20 तारीख को पहुंच चुका था। उनका वहां से रिप्लाई आ गया था, वी आर सो ग्रेटफुल कि आपने शेयर किया हमारे साथ पोस्टर। ब्लूसबेरी इंडिया ने कभी हमें परेशान नहीं किया, उसने कभी कुछ नहीं किया। ये तो जब 22 तारीख को लॉन्च में हम एंटर करे थे सिस्को वेबएक्स लिंक में, तो 3:30 बजे हमें ब्लूसबेरी इंडिया ने कहा, मैडम some jokers are tweeting and tagging Bloomsbury UK and they are pressurizing Bloomsbury India to withdraw from this book. हमने कहा विड्रॉ मतलब ये तो आपकी किताब है, आपने पब्लिश की है, लिखी हमने, पर पब्लिश आपने की है, आप विड्रॉ कैसे कर सकते हैं? मैम बहुत जबरदस्त इंटरनेशनल प्रेशर है, हमें विड्रॉ करना पड़ेगा। और दुख की बात है कि इंटरनेशनल प्रेशर में, ऐसे 10 लोगों के प्रेशर में जो एज अ लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम काम करते हैं, उन लोगों ने दिल्ली का सच सामने ना आ पाए आम हिंदुस्तानी के सामने, ऐसा करके ट्रोल किया, बुलिंग की, और ब्लूसबेरी इंडिया को धमकाकर इस किताब से विड्रॉ करवा दिया। जी, मैं मानता हूँ कि इनका आखिरी गढ़ है। एकेडमिक्स में धीरे धीरे इनकी, एजुकेशन में धीरे धीरे इनकी मोनोपोली टूट रही है, शायद और कुछ साल चलेगी। 70 साल की तपस्या इनकी भी है। मीडिया में इनकी जो बहुत बड़ी एक सांठगांठ है वो खुलकर नहीं आ रही थी, वो भी खुल के सामने आई है। लिटफेस्ट जो होते हैं उसके अंदर भी इनकी मोनोपोली टूटी, क्योंकि जिस दिन उन्होंने विपिन संपत को बेंगलोर लिटफेस्ट से निकाला, उसके बाद में वो भी किला बाहर आ गया, तो वो भी किला धीरे धीरे ढहने लगा। इसी कारण नए अवसर मिले। मानता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा अवसर है जिसके अंदर एक राष्ट्र की शक्ति पब्लिकेशन में हम दिखा पाए। जो बड़ा उनका खेल है डिस्ट्रीब्यूशन का है, क्योंकि मैं तो 1990 के आसपास से प्रकाशन की चीजों से जुड़ा हूँ। मैंने काफी किताबें एडिट की, पब्लिश करवाई, डिस्ट्रीब्यूशन के भी धक्के खाए, तो इससे मैं जानता हूँ कि सारा खेल डिस्ट्रीब्यूशन का है। इसी बहाने डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, और ये एक बहुत अच्छी पुश मिली आपकी किताब के कारण। मैं आगे बढ़ के कहना चाहूंगा कि आप जब दिल्ली के दंगे कहती हैं, तो हम जानते हैं कि दिल्ली के दंगे जो है परिणति है शाहीन बाग की। तो शाहीन बाग एज अ मॉडल, शाहीन बाग एक मॉडल बना। इसको मैंने रिपब्लिक टीवी में स्पष्ट कहा था कि एक शाहीन बाग मॉडल है। अर्नब ने भी वो शब्द पकड़ा कि शाहीन बाग मॉडल है, जिसका इन्होंने खुलेआम से रेप्लिकेशन उस समय भी किया था। मुझे पता नहीं आपकी किताब में है कि नहीं। हैदराबाद में हुआ, बंबई में बैठे, और बड़े शौक से मुझे बताते थे, गर्व से, डिबेट के समय कि हमने 60 जगह पे कर लिया, 70 जगह पे कर लिया। तो मॉडल रेप्लिकेट तो हो रहा था। और उनका तो ये भी कहना था कि ये दिल्ली के दंगों के, दिल्ली के इलेक्शन के बाद भी हम इसको और भी फैलाएंगे। तो इसका भी कहीं आपकी किताब में जिक्र है क्या कि ये मॉडल है क्या? भाई साहब, मैं वही जो आपने मुझसे पूछा, तो उसे मैं कहना चाहूंगी कि हमारी किताब के लगभग 8 चैप्टर्स हैं। पहले 3 चैप्टर्स कहते हैं कि ये जो
थियोरी ऑफ अर्बन नक्सलिज्म एंड जिहादिज्म है, ये किस प्रकार से ब्रेन वॉश करती है, ये किस प्रकार से हमारे कॉलेज के बच्चों को फी हाइक के नाम पर, विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, दलित एम्पावरमेंट के नाम पर उनको मोबिलाइज करती है, मोटिवेट करती है, और अल्टीमेटली इतना उनमें नफरत भर के रेडिकलाइज कर देती है कि कहीं ना कहीं देश के खिलाफ कर देती है, आर्मी के खिलाफ कर देती है। मैं इसमें एक जोड़ना चाहूंगा कि जो ये शाहीन बाग का मॉडल खड़ा किया गया वो तो साफ झूठ पे खड़ा किया गया। सीए किसी के अगेंस्ट था नहीं, भारत के किसी मुसलमान के अगेंस्ट सीए नहीं था। इतने बड़े झूठ के ऊपर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कैसे हुआ? ये जो भ्रम पैदा करने की विशेषता है अर्बन नक्सल्स की, उसका जवाब क्यों नहीं अब तक किसी के पास? एब्सोल्युटली। तो ये भाई साहब जो 3 चैप्टर्स है यही बताते हैं कि किस प्रकार से ये भ्रम फैलाकर एक व्यक्ति को छोटे छोटे इश्यूज से लेकर, डेवलपमेंटल इश्यूज से लेकर देश के खिलाफ कर देते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये जो एक्ट आया कि पड़ोसी 3 जो इस्लामिक देश हैं उसकी जो 6 माइनॉरिटीज हैं जो भारत की शरण में आई है, जो 5 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको हम नागरिकता देंगे। अब ये ना किसी हिंदू के बारे में बात करता है भारत के, ना मुसलमान के बारे में बात करता है, ये नागरिकता देता है, नागरिकता छीनता नहीं। और इसके बारे में ऐसा भ्रम, ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी गई कि जामिया में वायलेंस करवा दी गई, ऐसे डिफरेंट कॉलेजेस में वायलेंस करवा दी गई। और ये जो वायलेंस हुई और पुलिस से जमकर लाठीचार्ज करके पिटाई की जो दंगा कर रहे थे, तो उसके बाद स्ट्रेटजी चेंज हुई। फिर आती है आपकी बात, शाहीन बाग टाइप के धरने किए गए जहां औरतों को और बच्चों को सामने किया गया। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने आदमियों पर लाठीचार्ज किया तो इन्होंने इंटरनेशनल इशू बना दिया। सोचिए, औरतों और बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता तो ये तो पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देते। इसकी भी इंस्पिरेशन है अपने पास, पत्थर फेंकना और महिलाओं बच्चों को आगे करना, इसका इंस्पिरेशन तो कश्मीर में ऑलरेडी था। ये स्ट्रेटेजी भी चली आ रही है, इलाकों में भी था और कश्मीर में भी था। तो ये इनका वो जिहादी अर्बन नक्सल का नेक्सस है जो हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स में बताया। उसके बाद शाहीन बाग हम लोग गए, वहां देख कर आए हम लोग सब। शाहीन बाग के धरनों से क्या कहा, अब आप ये मान के चलिए, इसको हम कहते हैं ये धरने से दंगे तक का मॉडल है। शाहीन बाग की पहली जो एसेंशियल कंडीशन होगी वो ये होगी कि पब्लिक रोड को जाम करो। ये सड़क के कोने पे नहीं बैठते हैं, पब्लिक रोड को जाम करो। किसी ना किसी मस्जिद के साइड पर ये सारे धरने थे, जितने भी धरने थे कहीं ना कहीं मस्जिद के साइड पर, ताकि वहां से जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बुलाना आसान रहेगा, उनको मोबिलाइज करना आसान रहेगा, उनको इकट्ठा करना आसान रहेगा। फिर सुबह से शाम तक फ्री में खाना, फ्री में बिरयानी, फ्री में रहना, रात को सोना वहां पर। साथ में जो हम मंच होगा, वहां मंच पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन दिखा दिया, आपने वहां तिरंगा झंडा रख दिया, लेकिन नारे क्या होंगे वहां से? जिन्ना वाली आजादी। आप कर क्या रहे हैं? आप हेट स्पीचेस दे रहे हैं भारत के खिलाफ और भारत के लीडर्स के खिलाफ। वहां पर आपने पोस्टर्स क्या क्या लगाए हैं कि एक व्यक्ति हाथ में झाड़ू पकड़ के स्वास्तिक को मार रहा है, तोड़ रहा है। आप दिखा रहे हैं काली माता, वहां दिखा रहे हैं जो बुर्के के अंदर है, मैंने बिंदी लगाई हुई है। आप दिखा रहे हैं वहां मैरिड वुमेन की फोटोज जो बुर्के के अंदर है। यानी कंप्लीटली ऐसा एटमॉस्फेयर था। और वहां पे जिस प्रकार के नारे थे ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन रख रहे हैं सामने और कॉन्स्टिट्यूशन की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं वहां। यहाँ मैं आऊंगा, जो आप एक तरफ तो जो इस्लामी जिहादी उन्होंने जो अपने नक्शे दिखाए, दूसरी तरफ अर्बन नक्सल भी जहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने चिकन नेक काटने की बात की, जिन्होंने टुकड़े करने की बात की, वो लोग भी वहीं पहुंचे हुए थे। एक्चुअली आप देखो, मणिशंकर अय्यर वहां आते हैं और कहते हैं ये तो कातिल है, कातिल जो ऊपर 2 बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे भाई साहब, 7 साल का, 9 साल का बच्चा, उनके वीडियोस आ रहे हैं, मोदी अमित शाह को मार डालेंगे। एक एक्स कांग्रेस मिनिस्टर भी बड़ी तालियां बजा रहा था बच्चे के मुंह के, जब बच्चा कुछ दे रहा था तो कांग्रेस का पुराना नेता मिनिस्टर बड़ी खुशी से तालियां बजा रहा था। मिनिस्टर सलमान खुर्शीद जी, वो बच्चा जो अपनी माँ को ठीक से माँ नहीं बोल सकता, उससे बुलवाया जा रहा है कि तुम जेल में डालो आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। इतनी रेडिकलाइजेशन, इतनी नफरत भर रहे हैं हमारे भारत के बच्चों में वहां पर। और ये सब आपको क्या लगता है कि ये जो हो रहा है?
ये दंगे की तैयारी हुई, आपको क्या लगता है कितने दिन पहले से शुरू हो गई थी, जो आपने पता लगाया होगा कि ये जब शाहीन बाग चल रहा था पैरेलली जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जो तैयारी चल रही होगी, वो तो इतनी एक दो दिन में तो हुई नहीं होगी। जिस तरह के वहाँ के औजार मिले, जिस तरह के वहाँ के हथियार मिले, एसिडें मिली, तो एक आध दिन में तो जमा नहीं होते। तो आपके हिसाब से कितने दिन लगे होंगे उसको? तभी ये चाहते नहीं है किताब सामने आए। इस किताब में हमने वो FIRs दी है एनेक्स्चर में, जो FIRs कहते हैं कि 15 दिसंबर जब CA आया था, जब लॉ पास हुआ था CA का, उसके बाद से दंगा शुरू हो गया था। पुलिस लगातार उसको स्टॉप कर रही थी, जगह जगह पुलिस से पथराव शुरू हो गया था, जगह जगह हेट स्पीचेस और नारेबाजी शुरू हो गई थी, कट्टर नारे लग रहे थे, जगह जगह पर धरने प्रदर्शन शुरू हो गए थे। 15 दिसंबर से लगातार पुलिस इसको दबा रही थी, रोक रही थी कि किस तरह कंटेन हो जाए। तो केवल ये 23, 24, 25 फरवरी को नहीं हुआ, ये CA के आने के बाद ही 15 दिसंबर से शुरू हो गया था। इन लोगों ने स्कूल में जो बच्चे स्कूल से आ रहे थे, उस स्कूल बस को भाई साहब जलाया था इन्होंने। शुक्र है एक बच्चा हताहत नहीं हुआ था। तो इनकी तैयारी तो दिसंबर ऑनवर्ड्स थी, लेकिन बड़ी तैयारी क्या थी कि जब ट्रंप हिंदुस्तान में आएगा, उस समय इंटरनेशनल मीडिया दिल्ली में होगा, तो भारत का नाम खराब करना इंटरनेशनली, पूरी दुनिया को दिखाना है कि भारत में मुस्लिम्स हो या माइनॉरिटीज हो, वो सभी सुरक्षित नहीं है। और इसके कारण से एक वहां उमर खालिद होता है, वो हेट स्पीच देता है, सड़कों पर आ जाओ। एक सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सड़कों पर आ जाओ, आर पार की लड़ाई है। अरे भैया सड़कों पे आके क्या करेंगे? यही करेंगे जो किया। उसके बाद एक खालिद सैफी आता है, जो दुनिया भर से पैसा लेकर आता है, ताहिर हुसैन को 1 करोड़ 10 लाख रुपया देता है, वो जगह जगह एंटी CA के जहां प्रोटेस्ट होती है वहां पैसा सप्लाई करता है। आप देखिए, हम छतों में गए, वहां लाइव कार्ट्रिजेस थे, यानी जिन लोगों ने वहां पर गन्स का यूज किया है, एक तो गन यूज हो गई तो उसका तो यूज कार्ट्रिज था, कुछ लाइव कार्ट्रिजेस थे। तभी लोगों ने कहा, जो राजधानी स्कूल के ऊपर लोग खड़े थे 3rd फ्लोर के ऊपर से, वहां से शार्प शूटर्स थे। जो व्यक्ति नीचे ग्राउंड पर था ना, उसकी गोली यहां लगी है, दाएं बाएं कहीं नहीं लगी। वो तो भाई साहब दिनेश कुमार खटीक अपने छोटे बच्चों के लिए वो दूध लेने के लिए बाहर गया था, 3rd फ्लोर के ऊपर से, स्कूल के ऊपर से गोली यहां लगी, वही खत्म हो गया। 2 लोग और खत्म हुए उसके साथ। तो प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। स्कूल में जो पेरेंट्स थे, वो DRP स्कूल में पेरेंट्स आ गए थे 12 बजे, जो मुसलमान बहनें थी, वो कह रही थी कि शर्मा जी, जो स्कूल के मैनेजर थे, आप हमारे बच्चों को आज 12 बजे भेज दीजिए, हम लेके जाएंगे। मैंने कहा क्यों, छुट्टी तो 2 बजे होगी। कहते बलवा होने वाला है, दंगा होने वाला है, हम तो 12 बजे लेके जाएंगे। यानी लोगों को पता था कि 2 बजे के बाद दंगा भड़केगा। ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। ये सब वीडियोस हमारे पास है, सब ऑडियोस हमारे पास है, फोटोग्राफ्स हमारे पास है। फिर एक और सेंसिटिव बात आती है कि दंगे तो शुरू कर दिए, तो कंट्रोल तो कर नहीं पाए, क्योंकि उसके बाद तो ज्यादा संख्या में तो सोकल माइनॉरिटी मरी उसके बाद में। तो ये जो 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 एक उसका एक रिएक्शन हुआ, जो जिसका एक अपने सेल्फ डिफेंस कह लीजिए, जो बाकी लोगों ने बाद में जवाब दिया, उसके बारे में भी आपकी किताब में है? ये सब हमारी किताब बताती है कि मुस्लिम मरे और हिंदू मरे, उनका हमने जब इंटरव्यू लिया, उन्होंने क्या क्या हमें बताया। हमारी किताब बताती है कि जब हिंदू मर रहा था तो मुसलमान उनकी मदद कर रहा था, जब मुसलमान मर रहा था तो हिंदू उनकी मदद कर रहा था। हमारी किताब बताती है कि हम लोग तो यहाँ 20 साल से प्यार से रह रहे थे, ये कौन लोग हैं जो बाहर से आकर हमारा जो यहाँ सौहार्द है, कि हम तो उधर दही और रोटी, ये भी हमारे रिश्ते थे आपस में। तो हम ऐसे पड़ोसी की तरह रह रहे थे। वहां हम एक के घर गए, जो घर से बाहर निकला कि आवाज आ रही है, शोर आ रहा है, उसको वही मार दिया। तो उसका जो भाई हमें बता रहा था कि जो मुस्लिम पड़ोसी है उन्होंने हमारी जान बचाई। लेकिन मैं एक बात और कहूंगी, वहां हमें एक मुल्ला जी ने बताया, जिनका हमने इंटरव्यू लिया, वो कहते हैं कि ये लड़कियां आती हैं, कॉलेज की लड़कियां आती हैं, हमारी बेटियों को, हमारी वाइफ्स को भड़काती हैं, वो यहाँ से धरने पर ले जाती है, कहते सारा माहौल मैडम जी ये खराब कर रही हैं, ये लड़कियां ना होती तो हमारी बेटियां और हमारी बीवियां कभी भी ऐसे धरने प्रदर्शन पे ना जाती। हाँ, मतलब अर्बन नक्सल लोगों ने ये सब किया। तो जो अर्बन नक्सल माओइस्ट थे, उनका यहाँ रोल आ गया। देखिए भाई साहब, 23 को जब
पतंगा जोर से भड़का। तो 22 फरवरी 2020 की रात को ये लड़कियां थी पिंजरा तोड़ की लड़कियां, ये नताशा हो गई, ये दिव्यांगना कलिता हो गई, ये लोग अलग अलग साइट्स पर थी। इनमें से लोग थे जिन्होंने मेट्रो स्टेशन रात के 2 बजे ब्लॉक कर दिया और वहां पर सब बुर्का वाली लड़की लेडीज को ले गए। वो लेडीज 2 बजे रात को कह रही है सीए हटेगा नहीं तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं। उनसे पूछा गया तुम तो कई 100 हो यहाँ पे, सीए है क्या बताओ। हमें नहीं पता सीए क्या है पर सीए हटना चाहिए। लेकिन उनको लीड कौन कर रहा था? ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स लीड कर रही थी, जिनको कहीं ना कहीं इनके जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया था इस देश के अगेंस्ट में, यहाँ पर जो कम्युनल हार्मनी है उसके अगेंस्ट में। तो अभी आपने तो सारा नक्शा देख लिया, किस तरह से मॉडल खड़ा हुआ, किस प्रकार से उसका इन्होंने अलग अलग एक विक्टिमहुड खड़ा किया, इन्होंने अपने सारे पैंतरे बनाए और जो पैंतरे काफी खुलकर आए। अभी आने वाले समय में जैसे कोरोना हटेगा और जैसे माहौल बदलेगा तो उस समय आपको क्या लगता है कि ये आगे इसको खींचेंगे ये लोग, कि इनको लगेगा बहुत हो गया, अब इस तरह की हिंसा और इस तरह की नफरत की चीजों से बाहर निकले और तर्क से, क्योंकि मेरा ख्याल कोर्ट में भी केस है, तो अगर कोर्ट में सीए का केस है तो उसका इंतजार करें। ऐसा कुछ होगा कि जिन्होंने पहले किया फिर भी अभी भी अपना, जिसको कह सकते हैं कि बड़ा अपने हाथ मल रहे हैं कि मौका मिले तो फिर एक बार कुछ गड़बड़ करें, ऐसा क्या आपकी रीडिंग है? मतलब इन लोगों ने जब जेएनयू में नारे लगाए थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल अब तक जिंदा है, ये सुप्रीम कोर्ट को वार्न कर रहे थे, जजेस को वार्न कर रहे थे। उस समय जो इनका कार्यक्रम था ना, इनका कार्यक्रम था कि अफजल गुरु की हम बरसी मना रहे हैं। बरसी तो दादाजी की, नाना जी की, पिताजी की, जो घर में बड़ा बुजुर्ग है, महापुरुष है, उनकी होती है ना। अब ये आतंकियों की जो बरसी मना रहे हैं, तो इनके पास क्या है, ये केवल खोखले नारे नहीं देते, इनके पास एक फुल प्रूफ प्लान है एंड दे बिलीव इन दिस कॉज, दे आर कमिटेड टू दिस कॉज कि इस भारत के टुकड़े टुकड़े करने हैं। ये भारत को एक देखते ही नहीं है, ये भारत को देखते हैं कि कश्मीर मांगे आजादी, केरला मांगे आजादी, मणिपुर मांगे आजादी, नागालैंड मांगे आजादी। ये भारत को टुकड़े टुकड़े में एथनिसिटीज में देखते हैं। तो ये रुकने वाले हैं? आई डोंट थिंक सो। ये ब्रेन वॉश है, ये ब्रेन वॉश जिहादीज जिनको मैं कहूँ कि देश को 17 देशों में बांटा जाए, ये जिनका सपना है ये नक्सल्स और माओइस्ट का, ये इसके लिए फिर एक बार जिहादी ताकतों का उपयोग करेंगे। ये लगातार कर रहे हैं। कॉलेजेस में आप देखिए, प्रोफेसर्स देखिए, स्टूडेंट्स देखिए, कि ऐसा तबका रहता है जो स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स देश के खिलाफ ही होता है। 80% भले होते हैं, अच्छे होते हैं, ये कुछ परसेंटेज होती है जो देश के खिलाफ लगातार बाकियों को करता रहता है। अब इनके पोस्टर्स आ रहे हैं, ये 3 सितंबर आ रही है, जहां जहां जो व्यक्ति है वो सीए के लिए वहां उस लोकेलिटी में प्रोटेस्ट करे। यानी प्रोटेस्ट मतलब हमारे घर के बाहर, हमारे घर के बाहर की सड़क में, सड़क को ब्लॉक करे, आजादी आजादी करते हुए निकल जाए वहां से। ये क्योस क्रिएट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ये जहां होते हैं वहां अशांति क्रिएट करते हैं। और यही वो इकोसिस्टम है जो हम एक्सपोज करने का प्रयास कर रहे थे। मैं एक बात और कहती हूँ, आप देखिए, एक स्वरा भास्कर है, बॉलीवुड में एक्ट्रेस है ना, उसका किताब से मतलब क्या है? एक निधि राजदान जिसने किताब पढ़ी नहीं है, वो जर्नलिस्ट है, उसका किताब से मतलब क्या है? उसने पढ़ी नहीं है अब तक। एक वो आतिश तासीर है, वो तो उनको तो मोदी निमोनिया है, उनको और कुछ दिखता नहीं है, मोदी डिवाइडर इन चीफ, वो तो वहां पाकिस्तानी अमेरिकन राइटर है, उसका मतलब क्या है इस किताब से? एक वो विलियम है जो लिट फेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, किताब उसने पढ़ी नहीं है। आतिश कहता है कुछ कर, किताब आ रही है, वो कहता है हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। एक वो साकेत गोखले है जो 4-5 कागजों को लेकर लोगों के खिलाफ आरटीआई लगाता रहता है, वो कह रहा है वाओ शैंपेन रिजॉइस, हमने इसको विड्रॉ करवा दिया। यानी इस पूरे इकोसिस्टम का रिश्ता क्या है? ये तो आकर सोशल मीडिया में खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं कि हाँ हम ट्रोल हैं, हाँ हम साइबर बुलीज हैं, और उसके बाद इनमें से बहुत से लोग पायरेट्स बन जाते हैं कि इस किताब की प्रतियां स्कैन कर करके ये पीडीएफ में डालते हैं कि दुनिया भर में जिसके पास मोबाइल है हर एक के मोबाइल में होनी चाहिए। यानी गरुड़ा हमारे ऑफिशियल पब्लिशर है, लेकिन इसको कहते ना द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो पायरेट्स है, वो एक एक व्यक्ति के मोबाइल में कोशिश करे इस किताब की सच्ची झूठी कोई भी वर्जन हो वो पहुंच जाए।
जैसा आपने कहा ना, हम धन्यवाद करते हैं इस न्यू इंडिया को। न्यू इंडिया कहता है कि मैम हम पायरेटेड वर्जन नहीं पढ़ते, हम ये लोग थोड़े ना है, हम तो किताब खरीदेंगे और पढ़ेंगे। तभी एक रात में 15,000 कॉपीज बिक गई। बिल्कुल, अब तो 30,000 से ऊपर आंकड़ा है। डेटा आया है परसों तक का, 35,000 कॉपीज बिक चुकी है। बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा रिकॉर्ड है। आप देखिए, तो वो कहते हैं ये इकोसिस्टम चोरी की हुई किताब के ऊपर लीगल नोटिस भेज रहा है। कुछ तो सोचे क्या कर रहा है। चोरी की किताब पे वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं। हमारे पास पीडीएफ है ब्लूम्सबेरी की, उसके बेसिस पर हम लिख रहे हैं इस किताब में झूठ लिखा है। तुमने किताब पढ़ी है? पढ़ तो लेते, किताब आने देते, अवार्ड दे देते, ट्रैश कर देते, किताब तो आने देते, पर सच से इतना खासियत है। ये किताब पढ़े बिना रिव्यू देंगे, ये फिल्म देखे बिना रिव्यू देंगे। आपको पता होगा कि अर्बन नक्सल के एक दुश्मन विवेक अग्निहोत्री भी हैं, उनकी पिक्चर देखे बिना वो रिव्यू देते हैं, बोलते हैं रिव्यू देखने लायक भी नहीं है पर रिव्यू देने लायक है। तो है ऐसे। लेकिन अगर मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि जिस तरफ इनके विचार इस तरह से फैला के एक एनार्की फैलाना चाहते हैं, उसके सामने आप विद्यार्थी के समय भी आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रह चुकी हैं और आप समाज के अंदर भी काफी एक्टिव हैं, जेएनयू के अंदर भी आपका जाना आना होता है, तो ये इसको एज अ लार्जर इशू, इस तरह के लोग जो विभ्रम फैला रहे हैं इनके सामने एक पब्लिक को एड्रेस करने का, एक यूथ को एक एजुकेट करने का कोई प्लान या कोई ऐसा आपको लगता है फ्यूचर होना चाहिए जिसके कारण जो विभ्रम की परिस्थिति है यंग लोगों के मन में, उनको नए तरीके से राष्ट्र के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बताया जाए, ऐसा कोई प्रयत्न हो रहा है या होना चाहिए आपको लगता है? धन्यवाद भाई साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने प्रश्न पूछा। इसमें भाई साहब मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं 1 मिनट लूंगी इसमें, कि 1967 ऑनवर्ड्स जब इंदिरा गांधी जी और इन लेफ्टिस्ट का आपस में समझौता हुआ ताकि इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर रह जाएं, तब पॉलिटिकल स्पेस में तो इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस का कब्जा रहा, पर जो माइंड स्पेस थी वहां पे लेफ्टिस्ट का कब्जा हो गया। यानी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, मीडिया संस्थानों में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, सब जगह पर ये लोग आ गए। तो ये जब लेफ्टिस्ट आए, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी वहां प्रोपोगेट करनी शुरू कर दी। उसके बाद वहां से बॉलीवुड में आए, वहां से जो आर्टिकल्स लिखते, जो मूवीज लिखते, जो गाना गाया जाता था, गाने के जो लिरिक्स होते थे, हर जगह आप देखो इन्हीं का एक जिसको विचारधारा होता है वो प्रभावी हो गई। आज यही लोग नेटफ्लिक्स पर भी हैं, नेटफ्लिक्स पर सीक्रेट बनाते हैं, लीला बनाते हैं, घोल बनाते हैं, सीरियल्स जो इतने हेट्रेड से भरे हुए हैं, इतने नफरत से भरे हुए हैं एक रिलीजन के प्रति। तो मेरा मानना है ये जहां रहते हैं ये विष की बेल है, तो नीम के ऊपर तो निमोली लगेगी। तो जहां है ये विष की बेल है, लेकिन हम लोगों को, हम लिख सकते हैं तो हम अच्छा लिखे देश के लिए, हम बोल सकते हैं तो अच्छा बोले। हम अगर कोई गाना लिख सकते हैं, रैप सॉन्ग लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, फैक्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, हम स्पोक्स पर्सन बन सकते हैं। आप रोज आते हैं, हम आपको देखते हैं और एडमायर करते हैं। तो हम जो जो कंट्रीब्यूशन दे सके अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें जरूर पढ़ना चाहिए और वो कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए। ये लोग गिनती के रह गए हैं, थोड़े बहुत जेएनयू में बचे हैं, थोड़े बहुत केरला में बचे हैं, बाकी थोड़े बहुत मीडिया में बचे हैं। आज तो पूरा आप देखो ये न्यू इंडिया जो है, हम तो हैरान थे कि पब्लिशर हमारा भाग गया। लॉर्ड्स के प्रोग्राम से पहले उसने भ्रूण हत्या कर दी हमारी किताब की, पर इस किताब को एक बच्चे की तरह इस पूरे भारतवर्ष ने ऐसे उठाया है, अपने कंधे पर उठाया है और कह रहे हैं कि हमारे सिर का ताज बनाएंगे। ये किताब नहीं है, ये हमारी भारत माता की जय है, ये हमारा वंदे मातरम है। तो देश उठ खड़ा हुआ है। जब इंटॉलरेंस की बात हो, सोशल मीडिया है, करिए इस जितना कर सकते। इंटॉलरेंस की बहुत बात चला करती थी, इंटॉलरेंस की, तो मैंने कहा इंटॉलरेंस नहीं है, केवल अब भारत का व्यक्ति उत्तर देने लग गया है। पहले उत्तर नहीं देता था, सुन लेता था, अपमान सह लेता था, अत्याचार सह लेता था, अपनी बदनामी सह लेता था। अब वो जो भारत का नागरिक है वो उत्तर देने को तैयार है, चाहे उसका इंटॉलरेंस कह रहे। आज तक किसी ने हाथ तो उठाया नहीं किसी के ऊपर, कोई हिंसा की नहीं किसी के साथ, लेकिन जवाब जरूर देते हैं। और ये जवाब देने का अपना तर्क है, उसको तर्क के साथ जवाब दे। मेरा ख्याल है जो आपने कहा कि हर व्यक्ति अपनी जगह तर्क से जवाब दे, तो ये लोग वहां से ही पीछे हटेंगे ऐसा मुझे लगता है। और सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे प्लेटफॉर्म्स किसी के मोहताज नहीं है। हम
तो कहते हैं ना कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में है, हम अच्छा लिखेंगे, अच्छा बोलेंगे, दुनिया सुनेगी और दुनिया पढ़ेगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी पॉजिटिव नोट पे हम अपनी बातचीत पूरी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला, और निश्चय मैं मानता हूँ कि ये आपकी जो वार्तालाप हुई है बड़ा उत्साह देगी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।